हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MEG 18 अमेरिकन पोएट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। यह क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। A. पोस्ट वॉर अमेरिकन पोएट्री। B. अर्ली 20th सेंचुरी अमेरिकन पोएट्री। C. सिल्विया प्लैथ्स डायरीज एंड लेटर्स। D. ड्यूअलिज्म इन जॉन क्रो रैंसम्स पोएट्री। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें दिए गए 4 टॉपिक्स में से किसी 2 पर शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। हर नोट में उस टॉपिक के मेन फीचर्स, थीम्स और इम्पोर्टेंस को एक्सप्लेन करना है, खासकर अमेरिकन पोएट्री के कॉन्टेक्स्ट में। हमें उस टाइम के लिटरेरी बैकग्राउंड, ट्रेंड्स और पोएट्स कॉन्ट्रीब्यूशन को हाईलाइट करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। अमेरिकन पोएट्री हर युग में अपने समय के बदलाव को रिफ्लेक्ट करती है। चाहे वो वॉर के बाद का डिसइल्यूजनमेंट हो या पर्सनल स्ट्रगल का थीम, हर दौर ने एक नया पोएटिक अंदाज दिया। इस आंसर में हम 2 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, पोस्ट वॉर अमेरिकन पोएट्री और सिल्विया प्लैथ के डायरीज और लेटर्स, जिससे मॉडर्न पोएट्री के डेवलपमेंट को समझने में मदद मिलती है। A. पोस्ट वॉर अमेरिकन पोएट्री। 1. बैकग्राउंड एंड कॉन्टेक्स्ट। वर्ल्ड वॉर II के बाद दुनिया इमोशनल और मोरल क्राइसिस से गुजरी, जिसका असर पोएट्री पर भी पड़ा। पोएट्स ने अपने अंदाज से मॉडर्न लाइफ के दुख, कंफ्यूजन और एग्जिस्टेंशियल सोच को एक्सप्रेस किया। इस दौर में ट्रेडिशनल राइम स्कीम छोड़कर फ्री वर्स और कन्फेशनल पोएट्री पॉपुलर हुई। 2. मेजर थीम्स। एलियनेशन और आइडेंटिटी क्राइसिस। मॉडर्न इंसान के अकेलापन और सेल्फ सर्च को दिखाया गया। स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस। पोएट्स ने मीनिंग और ट्रूथ के सर्च को पोएटिक फॉर्म में लिखा। पॉलिटिकल एंड सोशल अवेयरनेस। सिविल राइट्स और एंटी वॉर इमोशंस ने पोएट्री में जगह बनाई। 3. मेजर पोएट्स एंड मूवमेंट्स। बीट जनरेशन। एलन गिन्सबर्ग और जैक केरुएक जैसे पोएट्स ने सोसाइटी के रूल्स को चैलेंज किया। कन्फेशनल पोएट्स। सिल्विया प्लैथ, रॉबर्ट लोअल और एनी सेक्सटन ने अपने पर्सनल इमोशंस को ओपनली लिखा। ब्लैक माउंटेन पोएट्स। चार्ल्स ओल्सन जैसे पोएट्स ने ओपन फॉर्म और एक्सपेरिमेंटेशन पर फोकस किया। 4. सिग्निफिकेंस। इस पीरियड ने पोएट्री को ज्यादा ह्यूमन और इमोशनल बनाया। पोएट्स ने इंडिविजुअलिटी और ट्रूथ पर जोर दिया, जिससे अमेरिकन पोएट्री एक नए दौर में गई। B. सिल्विया प्लैथ्स डायरीज एंड लेटर्स। 1. बैकग्राउंड। सिल्विया प्लैथ एक ब्रिलियंट कन्फेशनल पोएट थी जिनकी डायरीज और लेटर्स उनके इनर लाइफ और क्रिएटिव प्रोसेस को रिवील करते हैं। इन राइटिंग्स में उनका स्ट्रगल, एम्बिशन और आर्टिस्टिक जर्नी दिखाई देती है। 2. थीम्स रिफ्लेक्टेड। इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट। उनकी राइटिंग्स डिप्रेशन और सेल्फ डाउट को एक्सप्रेस करती है। फेमिनिन स्ट्रगल। एक वुमन पोएट होने के चैलेंजेस और सोशल एक्सपेक्टेशंस का जिक्र मिलता है। क्रिएटिविटी और पेन। राइटिंग उनके लिए हीलिंग और सेल्फ एक्सप्रेशन का मीडियम थी। 3. आर्टिस्टिक इंसाइट्स। उनके लेटर्स और डायरीज उनके पोएटिक स्टाइल के इवोल्यूशन को दिखाते हैं। हर पेज उनकी सेंसिटिविटी, क्रिएटिविटी और इमोशनल ऑनेस्टी को रिफ्लेक्ट करता है। इन राइटिंग्स ने फेमिनिस्ट पोएट्स को इंस्पायर किया। 4. क्रिटिकल सिग्निफिकेंस। सिल्विया प्लैथ के पर्सनल राइटिंग से उनकी पोएट्री को समझने में गहरा इंसाइट मिलता है। ये बताते हैं कि कैसे पर्सनल पेन को पोएटिक आर्ट में बदला जा सकता है। कंक्लूजन। पोस्ट वॉर पोएट्री और सिल्विया प्लैथ के राइटिंग्स दोनों ही अमेरिकन पोएट्री के इवोल्यूशन के इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं। यह ऑनेस्टी, इंडिविजुअलिटी और इमोशन के नए स्टैंडर्ड सेट करते हैं। इन पोएट्स ने सोसाइटी के सामने अपना दिल खोल कर लिखने का जज्बा दिया। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 2, एन्यूमरेट इन डिटेल अबाउट अमेरिकन पोएट्री इन द पोस्ट कॉलोनियल ईरा। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें एक्सप्लेन करना है कि कॉलोनियल पीरियड के बाद अमेरिकन पोएट्री कैसे डेवलप हुई। हमें बताना है कि पोएट्स ने अपनी अलग नेशनल आइडेंटिटी कैसे बनाई, ब्रिटिश इन्फ्लुएंस से कैसे अलग हुए और कौन से थीम्स और मूवमेंट्स ने पोएट्री को शेप किया। साथ ही मेजर पोएट्स और उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस का जिक्र भी करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन।
पोस्ट कॉलोनियल एरा का मतलब है वो पीरियड जब अमेरिका ने पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस के साथ अपनी कल्चरल आइडेंटिटी भी ढूंढनी शुरू की। ब्रिटिश इन्फ्लुएंस से दूर पोएट्स ने एक नई पोएटिक लैंग्वेज और स्टाइल बनाई जो अमेरिकन लाइफ और थॉट को रिप्रेजेंट करती थी। वॉल्ट विटमैन, एमिली डिकिंसन और एडगर एलन पो जैसे पोएट्स ने अपनी ओरिजिनलिटी और बोल्ड आइडियाज के थ्रू अमेरिकन पोएट्री को एक नई पहचान दी। यह ईरा क्रिएटिव फ्रीडम और सेल्फ एक्सप्रेशन का समय था। मेन बॉडी एक नेशनल लिटरेरी आइडेंटिटी का उदय। इंडिपेंडेंस के बाद अमेरिकन पोएट्स ने ब्रिटिश रोमांटिक और क्लासिकल फॉर्म से अलग होने की कोशिश की। उन्होंने पोएट्री को डेमोक्रेसी, इक्वालिटी और इंडिविजुअलिटी जैसे अमेरिकन आइडियल्स से जोड़ा। वॉल्ट विटमैन की लीव्स ऑफ ग्रास ने कॉमन मन और नेचर को सेलिब्रेट करके एक नए पोएटिक ट्रेडिशन की शुरुआत की। एमिली डिकिंसन ने अपने सॉलिट्यूड में डेथ, इमॉर्टैलिटी और स्पिरिचुअलिटी जैसे सब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर करके एक डीप इंट्रोस्पेक्टिव वॉइस दी। 2. ट्रांसेंडेंटलिज्म का प्रभाव। रैल्फ वॉल्डो एमर्सन और हेनरी डेविड थॉरो के लीडरशिप में ट्रांसेंडेंटलिज्म एक इम्पॉर्टेंट मूवमेंट बना। यह फिलॉसफी नेचर, सेल्फ रिलायंस और ह्यूमन स्पिरिट पर बेस्ड थी। एमर्सन के राइटिंग्स ने पोएट्स को इंस्पायर किया कि वो अपनी इनर डिविनिटी और नेचुरल वर्ल्ड के कनेक्शन को पोएट्री में दिखाएं। इस मूवमेंट ने पोएट्स को अपने अस्तित्व और फ्रीडम पर लिखने के लिए मोटिवेट किया। 3. रोमांटिक और सिंबलिस्ट प्रभाव। रोमांटिक मूवमेंट ने पोएट्स को इमोशन, इमेजिनेशन और ब्यूटी की तरफ इंस्पायर किया। एडगर एलन पो ने अपनी डार्क रोमांटिक स्टाइल से द रेवन और एनाबेल ली जैसे पोएम्स लिखकर ह्यूमन इमोशन और मिस्ट्री को एक्सप्रेस किया। लेटर पोएट्स ने सिंबॉलिक और एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स अपना कर मॉडर्न पोएट्री के लिए बेस तैयार किया। 4. सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना। पोस्ट कॉलोनियल पोएट्री ने अमेरिका के सोशल और कल्चरल डाइवर्सिटी को रिफ्लेक्ट किया। फिलिस व्हीटली जैसे अफ्रीकन अमेरिकन पोएट्स ने स्लेवरी और फ्रीडम के इश्यूज को अपनी पोएट्री में उठाया। नेटिव अमेरिकन ट्रेडिशंस ने भी आइडेंटिटी और नेचर के थीम्स पर फोकस किया। पोएट्स ने अपनी कविताओं के जरिए जस्टिस, इक्वालिटी और इंडिविजुअलिटी के लिए आवाज उठाई। 5. विरासत और प्रभाव। पोस्ट कॉलोनियल एरा के पोएट्स ने अमेरिकन पोएट्री को एक मजबूत फाउंडेशन दी। उन्होंने ब्रिटिश इमिटेशन से दूर जाकर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और डेमोक्रेसी पर लिखा। इनकी क्रिएटिविटी ने लेटर मूवमेंट्स जैसे मॉडर्निज्म और हार्लेम रेनेसां को इंस्पायर किया। यह ईरा अमेरिका की लिटरेरी मैच्योरिटी और ग्लोबल आइडेंटिटी का सिंबल बन गया। कंक्लूजन। पोस्ट कॉलोनियल एरा ने अमेरिकन पोएट्री को एक नई दिशा दी, इमिटेशन से इनोवेशन तक का सफर। पोएट्स ने अपने थॉट, इमोशन और सोसाइटी को अपनी कविताओं के जरिए रिप्रेजेंट किया। विटमैन, डिकिंसन और एमर्सन जैसे पोएट्स ने इंडिविजुअलिटी और डेमोक्रेसी को पोएटिक फॉर्म में अमर कर दिया। उनका लेगेसी आज भी अमेरिकन लिटरेचर का बैकबोन है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। Question 3. Discuss the genteel poets of Harvard School and enumerate their poetry. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें हार्वर्ड स्कूल के जेंटील पोएट्स के बारे में बताना है। ये वो अमेरिकन पोएट्स थे जो अपने रिफाइंड, ट्रेडिशनल और मॉरलिस्टिक पोएट्री स्टाइल के लिए मशहूर थे। हमें उनके थीम्स, राइटिंग स्टाइल और कुछ इंपॉर्टेंट पोएट्स के एग्जाम्पल्स के साथ उनकी पोएट्री डिस्कस करनी है। आंसर। इंट्रोडक्शन। जेंटील पोएट्स उन अमेरिकन पोएट्स को कहा जाता है जो मोस्टली हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे और जिन्होंने अपनी पोएट्री में रिफाइनमेंट, मोरालिटी और डिसिप्लिन दिखाया। यह 19वीं सेंचुरी के एंड और 20वीं सेंचुरी के बिगिनिंग के टाइम एक्टिव थे। इनकी पोएट्री सिंपल, मोरल और रिस्पेक्टेबल थी, मॉडर्न लाइफ के हार्श रियलिटीज से दूर। इन पोएट्स में हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो, ओलिवर वेंडल होम्स और जेम्स रसल लोअल जैसे नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन बॉडी। 1. बैकग्राउंड ऑफ द जेंटील ट्रेडिशन। जेंटील ट्रेडिशन का टर्म फिलोसोफर जॉर्ज सैंटियाना ने यूज किया था जिससे उन्होंने अमेरिकन कल्चर के रिफाइंड और मोरल सेंस को डिस्क्राइब किया। हार्वर्ड के जेंटील पोएट्स ने इसी ट्रेडिशन को अपनी पोएट्री में रिफ्लेक्ट किया। उनके लिए पोएट्री एक मोरल और एजुकेशनल मीडियम थी। इनका फोकस था रीडर्स को अपलिफ्ट करना, इंस्पायर करना और एथिकल वैल्यूज को प्रमोट करना। एग्जाम्पल। लॉन्गफेलो की पोएम अ साम ऑफ लाइफ एक मोटिवेशनल पोएम है जो पॉजिटिविटी और फेथ को प्रमोट करती है। 2. द हार्वर्ड स्कूल कनेक्शन। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अन पोएट्स के लिए एक लिटरेरी सेंटर बन गया था जहां क्लासिकल लर्निंग और डिसिप्लिन पे फोकस था।
लॉन्गफेलो, होम्स और लोअल जैसे पोएट्स हार्वर्ड से जुड़े हुए थे और वहां उन्होंने अपना रिफाइंड लिटरेरी स्टाइल डेवलप किया। इनकी पोएट्री रोमांटिक ट्रेडिशन से इंस्पायर्ड थी लेकिन मोरल और कल्चरल रिस्ट्रेंट के साथ। एग्जाम्पल, लोअल की पोएम द विजन ऑफ सर लॉन्गफेलो एक एलेगोरिकल पोएम है जो मोरालिटी और स्पिरिचुअलिटी को हाईलाइट करती है। 3. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेंटील पोएट्री, मोरल और रिलीजियस टोन। इनकी पोएम्स में हमेशा एक मोरल लेसन या रिलीजियस फेथ का मैसेज होता था। फॉर्मल स्टाइल, मीटर और राइम स्कीम हमेशा रेगुलर होती थी, एक्सपेरिमेंटल टोन नहीं होती थी। आइडियलिज्म और ऑप्टिमिज्म, हर पोयम में लाइफ को एक पॉजिटिव और पूरे एंगल से दिखाया जाता था। डिडैक्टिक पर्पस, पोएट्री का मेन गोल था रीडर्स को अच्छा इंसान बनाना। यूरोपियन इन्फ्लुएंस, इन्होंने इंग्लिश रोमांटिक पोएट्स जैसे वर्ड्सवर्थ और टेनिसन से इंस्पिरेशन ली। एग्जाम्पल, होम्स की द चेम्बर्ड नॉटलस एक स्पिरिचुअल और मोरल ग्रोथ को सिंबलाइज करती है। 4. डिक्लाइन एंड क्रिटिसिज्म, 20वीं सेंचुरी के आते ही इन पोएट्स की पॉपुलैरिटी कम होने लगी क्योंकि मॉडर्निस्ट पोएट्स जैसे टी.एस. एलियट और एज़रा पाउंड ने इनके ट्रेडिशनल स्टाइल को रिजेक्ट कर दिया। क्रिटिक्स ने कहा कि जेंटील पोएट्स मॉडर्न लाइफ के रियल प्रॉब्लम्स को इग्नोर करते हैं। फिर भी उन्होंने अमेरिकन पोएट्री को एक रिस्पेक्टेबल और मोरल आइडेंटिटी दी। एग्जाम्पल, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इनके पोएटिक डिसिप्लिन को कंटिन्यू किया लेकिन अपने रियलिस्टिक थीम्स के साथ। कंक्लूजन, हार्वर्ड स्कूल के जेंटील पोएट्स ने अमेरिकन पोएट्री को एक कल्चर्ड और मोरल शेप दी। उन्होंने ब्यूटी और एथिक्स को पोएट्री के थ्रू कंबाइन करने की कोशिश की। चाहे उनका एरा खत्म हो गया हो, लेकिन उनकी पोएटिक वैल्यूज ने अमेरिकन लिटरेचर को एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दी। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 4. Justify the title of the poem, On Being Brought from Africa to America. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ये समझाना है कि फिलिस व्हीटली की पोएम, On Being Brought from Africa to America, का टाइटल क्यों मीनिंगफुल और सूटेबल है। हमें बताना है कैसे ये टाइटल उसके स्लेवरी के एक्सपीरियंस, उसकी स्पिरिचुअल जर्नी और रेस और फेथ के कनेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। आंसर, इंट्रोडक्शन। फिलिस व्हीटली एक पहली अफ्रीकन अमेरिकन पोएट थी जिन्होंने 18वीं सेंचुरी में ये पोएम लिखी। ऑन बीइंग ब्रॉट फ्रॉम अफ्रीका टू अमेरिका उनके अपने जीवन का रिफ्लेक्शन है, एक अफ्रीकन बच्ची जो अमेरिका स्लेवरी में लाई गई, पर अपनी फेथ के जरिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग तक पहुंची। टाइटल पूरी पोयम का एसेंस बताता है, एक बाहरी सफर अफ्रीका से अमेरिका तक और एक अंदर का सफर अंधकार से प्रकाश तक। मेन बॉडी। 1. टाइटल का कॉन्टेक्स्ट और पोयम का बैकग्राउंड। टाइटल डायरेक्टली पोएट के पर्सनल एक्सपीरियंस को दिखाता है, उन्हें अफ्रीका से अमेरिका लाया गया था जब वो छोटी थी। यह 18वीं सेंचुरी के स्लेवरी सिस्टम को भी रिप्रेजेंट करता है। व्हीटली अपनी पोएट्री के थ्रू ये दिखाना चाहती थी कि अफ्रीकन्स भी इंटेलेक्चुअली और स्पिरिचुअली कैपेबल है। इस टाइटल के जरिए वो अपनी और अपने जैसे सभी अफ्रीकन्स की कलेक्टिव जर्नी को वॉइस देती है। एग्जाम्पल, फिलिस व्हीटली सिर्फ 7 to 8 साल की थी जब यूएस बॉस्टन लाया गया। स्लेव होने के बावजूद उन्होंने इंग्लिश और लैटिन सीखा और लिखना शुरू किया, ये अपने आप में एक हिस्टोरिकल अचीवमेंट थी। 2. फिजिकल कैप्टिविटी से स्पिरिचुअल फ्रीडम तक का सफर। पोयम और टाइटल दोनों एक पैराडॉक्स दिखाते हैं, जबकि व्हीटली फिजिकली एनस्लेव थी पर स्पिरिचुअली फ्री हो गई। लाइन, "'Twas mercy brought me from my pagan land" बताती है कि उन्होंने अपने सफर को डिवाइन प्लान समझा। टाइटल यहाँ एक ट्रांसफॉर्मेशन को सिंबलाइज करता है, अंधकार से रोशनी तक, बॉन्डेज से बिलीफ तक। एनालिसिस। टाइटल का वर्ड ब्रॉट दिखाता है कि उन्हें लाया गया, उनका खुद पर कंट्रोल नहीं था। लेकिन व्हीटली इस फोर्स्ड मूवमेंट को एक स्पिरिचुअल ब्लेसिंग के रूप में देखती है। यह री इंटरप्रिटेशन स्लेवरी जैसे दुख को एक डिवाइन रिडेम्पशन के फॉर्म में कन्वर्ट करती है। 3. आयरनी और रेसिज्म पर सटल क्रिटिक। पोएम सरफेस पर ग्रैटिट्यूड दिखाती है, पर अंदर से ये रेसिज्म को चैलेंज करती है। टाइटल इनडायरेक्टली रीडर्स को सोचने पर मजबूर करता है, अगर सोसाइटी क्रिश्चियन है तो वो स्लेवरी कैसे जस्टिफाई करती है। लाइन, "Negroes, black as Cain, may be refined and join th angelic train" एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है इक्वालिटी का। इंटरप्रिटेशन। व्हीटली के लिए बीइंग ब्रॉट सिर्फ एक ट्रैजिक इवेंट नहीं, बल्कि एक सेल्फ रियलाइजेशन का मोमेंट है। टाइटल एक आयरनी और होप दोनों को कैरी करता है, दुख भी है पर उसके अंदर एनलाइटनमेंट भी है। 4. ट्रांसफॉर्मेशन और रिडेम्पशन का सिंबल।
टाइटल एक मेटाफोर है चेंज का, एक स्लेव लड़की से एक एनलाइटेंड पोएट तक का सफर। व्हीटली अपनी जिंदगी को डिवाइन मसीह का एग्जाम्पल के रूप में दिखाती है। फ्रॉम अफ्रीका टू अमेरिका फ्रेज सिर्फ जगह बदलने का नहीं, बल्कि एक स्पिरिचुअल एवोल्यूशन का सिंबल है। एग्जाम्पल, कॉलोनियल अमेरिका में एक ब्लैक पोएट का रिस्पेक्टेड होना अपने आप में एक विक्ट्री थी, जो टाइटल के मीनिंग को और गहरा बनाता है। कंक्लूजन, पोएम का टाइटल ऑन बीइंग ब्रॉट फ्रॉम अफ्रीका टू अमेरिका पूरी व्हीटली की जर्नी को समराइज करता है, स्लेवरी से अमेरिका तक और इग्नोरेंस से फेथ तक। यह टाइटल दुख, आयरनी और होप तीनों को रिप्रेजेंट करता है। फिलिस व्हीटली ने अपनी पोएम के जरिए स्लेवरी की कहानी को एक स्पिरिचुअल और यूनिवर्सल मैसेज में बदल दिया, इसलिए टाइटल पूरी तरह जस्टिफाइड है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information, अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।